देखिए, मैं डॉक्टर अजय सिंह कसाना आज नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने बीए पार्ट 3 के लिए। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत। इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इंडिया की मैप को देखते हैं। एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, राज्यों की बात करें तो आप इसमें सबसे पहले एक एक राज्य को समझिए। सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, उसके दक्षिण पूर्व में है हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में है पंजाब, पंजाब के जस्ट पास में है दक्षिण पूर्व की तरफ हरियाणा, उत्तरांचल आ जाता है, ये उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आएगा, बिहार के बाद नीचे पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पास में ही गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश। देखिए, मैप पुराना है, इसके दो टुकड़े हो चुके हैं, दो भाग हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश दो भागों में बट चुका है। एक तो है यहाँ आंध्र प्रदेश है और नीचे की तरफ तेलंगाना है, साउथ की साइड। ये केरल रहा, तमिलनाडु रहा। अब हम बात करते हैं, ये पूर्व के कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखिए, ये पश्चिम बंगाल और ऊपर एक रह गया राज्य सिक्किम, छोटा सा। अब यहाँ एक पड़ोसी देश आ जाता है पश्चिम बंगाल और मेघालय, त्रिपुरा वगैरह के बीच में पड़ता है, ये है बांग्लादेश। ये देश है पड़ोसी। यहाँ चाइना है, चाइना अपने भारत के उत्तर पूर्व में है इसका विस्तार, और इसके साथ काफ़ी लंबे समय से सीमा विवाद चलता आ रहा है, फिलहाल भी चल रहा है। और यहाँ पड़ोसी देशों पर अगर अपन आते हैं तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात के पास जो है यहाँ पे पड़ेगा आपके पाकिस्तान। ऊपर जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा टच करके है अफ़गानिस्तान। और यहाँ देखिए, हिंद महासागर में एक छोटा सा पड़ोसी देश, द्वीपीय देश कह सकते हैं, मालदीव है। यहाँ साउथ में पड़ता है श्रीलंका। और ये जो 7 छोटे छोटे राज्य हैं, इनके पड़ोस में ही कई देश पड़ते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि सभी दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। अब हम आगे आते हैं। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति के बाद अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आकार की दृष्टि से 7वां देश है, जिसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत से बड़े देश कई हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। भारत जो है
पूर्ण रूपेण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिण की तरफ अगर अपन देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह विस्तृत है। इसकी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन भी कहा जाता है, जबकि ये तो देखिए मुख्य भूमि का है, जबकि समुद्र में जहाँ भारत का ही एक भाग है जो समुद्र में स्थित है, वो दक्षिणतम बिंदु भारत का होगा, वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। और मुख्य भूमि का जो उत्तरी भाग की बात करें अपन, उत्तरतम बिंदु, तो वह है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी तौर बिंदु है गौर माता जो कि गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर मतलब 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर। इससे क्या समझ में आता है कि भारत का जो है उत्तर दक्षिण विस्तार ज़्यादा है पूर्व पश्चिम विस्तार के। इसकी स्थलीय सीमा है जो 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा। अब इसमें द्वीप शामिल कर लें तो इसकी जो समुद्री तट की जो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अब इसमें मुख्य भूमि में द्वीप सहित कुल समुद्री तट की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर मतलब 6,100 किलोमीटर। भारत के मानक समय का निर्धारण जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक थोड़ा सा एक चीज़ और है कि देश का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन के पास से, ग्रेट ब्रिटेन से होते हुए। उसके पूर्व में जितने भी देशांतर आते हैं उनका समय आगे बढ़ता जाता है, उसके पश्चिम में जितने भी देशांतर आते हैं उनका समय पीछे घटता जाता है। अब देखिए जो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत जो है, मैंने अभी जो देश बताया आपको कि म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे जो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। और भारत के मध्य से जो है, वैसे तो देखिए भारत का जो विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ की जो जलवायु है विषुवत रेखीय भी है और मानसूनी भी उसको कह सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया विश्व का प्रमुख सांस्कृतिक उद्भव स्थल है, मतलब यहाँ से विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का विकास हुआ है। यहाँ चावल देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इसको चावल संस्कृति भी कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में हिंदू एवं बौद्ध धर्म भारत से आए। इस प्रकार प्राचीन काल से ही भारत का चाहे सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, चाहे व्यापारिक हो, जुड़ाव दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों का भारत से रहा है। अब बात करते हैं सीमा की लंबाई की। तो देखिए भारत जो है
से सबसे बड़ी जो सीमा लगती है लंबाई में, वो बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की, 80 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से, तो इस वजह से भारत की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में, क्योंकि इस महासागर से बहुत से व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। प्रशांत महासागर मार्ग भी यहाँ आकर मिलते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो देखिए, इस जो प्रायद्वीपीय स्थिति है इसका बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है। अगर हम वर्तमान संदर्भों में बात करें तो चाइना जो है वो भारत को चारों तरफ से घेरने की योजना बना के चल रहा है। वो अपने महासागरीय बेड़े स्थापित हिंद महासागर में स्थापित करना चाहता है, तो वो अपने संबंध किन से सुधार रहा है? जो भारत के पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अपन बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की, चाहे मालदीव है। तो यहाँ पे क्या है, अपना जो इनको चाइना ने एक पॉलिसी अपना रखी है कि इनको जो है ऋण देना, और ऋण देकर उन पे धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना, और अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के बाद विभिन्न प्रकार के सामरिक समझौते करना, अपनी मिसाइलें वगैरह इनके स्थल खंडों पर तैनात करना। अब उसका एक मूल उद्देश्य है कि भारत जो कि विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा अपना एक विशेष सामरिक महत्व रखता है, यह एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज देखिए, एक भारत विश्व स्तर पर देखें तो भारत की जो है एक पहचान है, और चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामरिक दृष्टि से हो, तो कहीं न कहीं चाइना को इस चीज़ का डर है कि भारत कभी अपने लिए मुसीबत ना बन जाए, तो इसलिए चाइना इसको चारों तरफ से घेरने की योजना बना रहा है। और उसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है कि भाई, जो भारत के पूर्ण रूप से 3 ओर से घिरा हुआ छोटा सा देश नेपाल वगैरह जो है, भूटान वगैरह जो हैं, वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनका व्यापार का अधिकांश भाग भारत के रास्ते से होता है। तो ये चाइना की बड़ी पॉलिसी है। लेकिन हम विशेष बात करेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में, तो देखिए, भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थिति है ये एक उष्ण कटिबंध में है, इसका अधिकांश भाग जो प्रायद्वीप का, और यहाँ पे जितने भी जो हैं बंदरगाह, वो हमेशा खुले रहते हैं इसकी स्थिति की वजह से। तो अधिकांश व्यापार जो है हमेशा चालू रहता है, पड़ोसी देशों से व्यापार होता रहता है। कभी व्यापार संबंधी, जैसे अपने महासागर में जो जल के जमने की जो समस्या नहीं है उष्ण कटिबंध में स्थित होने की वजह से, तो व्यापार, ये बंदरगाह हमेशा चालू रहते हैं। बहुत सी फसलों का व्यापार होता है, चाय का व्यापार होता है, लोवेस का व्यापार होता है, नारियल, कहवा का, रबड़ का व्यापार होता है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में विशिष्ट स्थान अपना बनाया है। देखिए, भारत पाकिस्तान के मध्य की जो रेखा है उसको डोरंड रेखा कहा जाता है। भारत चीन के मध्य की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के मध्य की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब देखिए, इस मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा को लेकर दोनों ही देशों के साथ भारत का टकराव हमेशा से चलता रहा है। ये आज हमने देखा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत। अब इसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो आप देखो, मैप देखा करो। देखिए, भूगोल में सबसे बड़ी, आज हम जो ये वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं या ऑडियो इसको कह सकते हो, जो भी है, तो इसमें क्या है, आप देखोगे तो इसमें जो है ये जो टेक्स्ट है, मतलब जो लिखा हुआ है, वो साफ नहीं दिखाई देगा,
क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसी को पीडीएफ के रूप में डालते हैं, एक बार इसी को ऑडियो विजुअल के रूप में डालते हैं, ताकि आप वहाँ से क्लियरली एक बार पढ़ सकें और यहाँ से सुने। और सुनने के बाद आप देखिए असाइनमेंट भी तैयार किया करो। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, इसकी व्याख्या कीजिए, बड़े प्रश्नों के रूप में आ जाए। तो आप केवल लिखोगे नहीं वहाँ पे, जब तक आप मानचित्र नहीं बनाओगे, मैप नहीं बनाओगे और उसकी पूर्ण रूपेण व्याख्या नहीं करोगे लिखते हुए, तब तक आपके नंबर नहीं आते हैं। देखिए आपने 12वीं तक जो पढ़ा या पिछले छोटी क्लासों में जो पढ़ा वो एक सिस्टम अलग था। यहाँ भूगोल में मानचित्र जब तक नहीं बनाओगे नंबर नहीं आते हैं। एक चीज़ को ध्यान ध्यान रखिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। भूगोल के साथ आगे बढ़ना है तो मानचित्र आपके अंगुलियों पे होना चाहिए बनाते समय, बिल्कुल फटाफट फटाफट। अगर अब ये क्लास इस तरीके का है, नहीं तो हम आपको सिखाते मानचित्र बनाना भी, और पहले सिखाया भी है जिन्होंने क्लास लिया है। तो मानचित्र का विशेष आप देखें और एक आप खरीद लीजिए ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश वाला एटलस आता है, स्कूल एटलस, वो आप खरीदिए, चीज़ों को समझिए। जिस भी अब देखिए 3rd ईयर में तो आपके विश्व का प्रादेशिक भूगोल भी है, तो जब तक आप ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस नहीं खरीदोगे तो मानचित्रों को कैसे समझ पाओगे। अब देखिए ऑक्सफोर्ड का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ठीक आता है बजाय टीटीके के। तो आप ऑक्सफोर्ड का खरीदिए और उसको एक एक, जैसे अब जो भी हम पढ़ते हैं उसको आप मानचित्र से समझने का प्रयास कीजिए, तब जाके थोड़ा सा आपके समझ में आएगा। और जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होती हैं, हम आपको अगर कोई समस्या है जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल, तो उनको बाद में समझाएंगे। तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।